प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको 7 बहुत ही अद्भुत और सटीक सूत्र बताने वाला हूं। ये कुछ ऐसे सूत्र है जिनको मैं पूर्व से ही बहुत सारी कुंडलियों पर लागू कर रहा था, इनका परिणाम देख रहा था और अधिकतर कुंडलियों में इनका प्रभाव सटीक प्राप्त हुआ है। आप इन 7 सूत्रों को किसी भी कुंडली पर लागू करें, आपको सटीक ही प्रभाव प्राप्त होगा। मैं आपको पूर्व की वीडियो से ही अभी पूर्व में मैंने आपको अलग अलग ग्रहों के रूप में ग्रहों से जुड़े सूत्र बताए हैं। आज मैं आपको कुछ विशिष्ट सूत्र बता रहा हूं जो मुख्यतः आज केवल और केवल अलग अलग भाव से और नवमांश से जुड़े कुछ सूत्र है। आप इसे किसी भी कुंडली पर लागू करेंगे तो अच्छा प्रभाव, सटीक प्रभाव मिलेगा। और ऐसे ही आपको सूत्र मिलते रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए बिना विलंब के मैं आपको आज के 7 विशिष्ट सूत्र बताता हूं। सबसे पहला सूत्र स्वास्थ्य से जुड़ा है। अगर आप ये देख पाते हैं कि किसी भी लग्न कुंडली में, यह सूत्र लग्न कुंडली पर लागू करना है कि लग्न कुंडली में लग्न का स्वामी शनि की राशि में है, यानी मकर या फिर कुंभ राशि में है और इस लग्नेश को शनि देख रहा हो, लग्नेश शनि की राशि में और शनि की दृष्टि में हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी अनेकों परेशानियां रहती है। आप जानते हैं रोग के रूप में शनि को कारक माना गया है और इसीलिए जब भी लग्न का स्वामी शनि की राशि में होता है तो यह भी रोग प्रदान करता है। अब ऊपर से शनि की दृष्टि आ जाए तो व्यक्ति को कोई ना कोई रोग चलता रहता है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में आप देखते हैं कि लग्ने शनि की राशि में और शनि की दृष्टि है तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। यह स्वास्थ्य से जुड़ा सूत्र आप किसी भी कुंडली पर लागू कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने देखा कि किसी भी कुंडली के अंदर तीसरे भाव में पापक ग्रह बैठे हैं या क्रूर ग्रह बैठे हैं, यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई विराजमान है, तो आप ये देख पाएंगे कि ये व्यक्ति को मेहनती, स्वाभिमानी, आगे बढ़ने वाला, कुछ नया सीखने वाला बनाते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन आप ये देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति किसी भी घटना के होने के पहले उसकी प्लानिंग पहले से करके रखेगा, यानी कोई भी काम उसे करना होगा तो उसकी प्लानिंग पहले से ही पूरी कर लेगा और कार्य को फिर उसी प्रकार से अंजाम देगा। यहां पर यह बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कहीं बाहर जा रहा है तो पहले ही मन में होगा उसे कहां कहां पर जाना है, क्या क्या कार्य करके आना है। यह क्षमता व्यक्ति को तीसरे भाव का स्वामी प्रदान करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था तीसरे भाव का स्वामी यह भी दर्शाता है कि हम किस प्रकार से ड्राइव करेंगे, किस प्रकार से वाहन चलाएंगे। तो वो जीवन का वाहन हो या कोई सामान्य वाहन, व्यक्ति को पता होता है कि किस तरह उसे लेकर के जाना है। तो इसीलिए अगर किसी कुंडली में तीसरे भाव में पापक ग्रह होंगे तो निश्चित रूप से आप देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति अवश्य से पहले ही प्लानिंग करके रखेगा और उसी प्रकार से फिर काम को करेगा। फिर आज के अगले सूत्र की ओर बढ़े तो ये विवाह से जुड़े सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें मिलाइए। अगर किसी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में हो और सप्तम भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो, केवल पापक ग्रह का प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति विवाह को कई बार टालता है और विवाह को टालने के चलते ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक सुख कम मिल पाता है या कई बार विवाह नहीं होता भी देखा गया है। जब सप्तम का स्वामी तीर्घ भावों में हो और सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, सप्तमेश पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर विवाह को शुरुआत में टाल दे तो बाद में विवाह नहीं हो पाता या बहुत परेशानियों के बाद हो पाता है। फिर अगला सूत्र यह है कि जन्म कुंडली में कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में, जिन्हें त्रिक भाव कहा जाता है, इसी में गुरु और शुक्र दोनों की दोनों बैठे हो, गुरु भी छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, शुक्र भी इन्हीं में से किसी भाव में हो या दोनों साथ में इसी भावों में हो, तो ऐसे व्यक्ति को संतान होने में समस्या होती है। कई बार यह भी देखने को मिला कि ऐसी अवस्था में भी विवाह होने में बहुत रुकावटें आती है। विवाह अगर सही समय पर ना हो या कुछ अन्य ग्रह अवस्था कमजोर हो तो विवाह नहीं हो पाता और फिर व्यक्ति को आगे संतान का सुख तो मिलने का सवाल ही नहीं आता। और अगर विवाह हो भी जाए तो छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित गुरु शुक्र संतान योग में बाधा उत्पन्न करते हैं, संतान होने में समस्या निर्मित करते हैं। तो आप
किसी कुंडली में ऐसा देखते हैं तो इनके उपाय मंत्र जाप आदि व्यक्ति को बताए, इनकी शांति आदि व्यक्ति करवा ले तो प्रभाव मिल सकता है, अन्यथा फिर संतान का प्रभाव तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये बात आपको देखनी चाहिए। हाँ, इसमें अगर चंद्र कुंडली बलवान हो या फिर अन्य ग्रह एक साथ बैठे हो, वो कुंडली बलवान होती हो, तो फिर बात बदल जाएंगी। उसमें आपको कुंडली के अन्य योगों को विचार करना पड़ेगा। लेकिन सामान्य रूप से लग्न बलवान है, ठीक स्थिति में है और गुरु शुक्र दोनों त्रिक भावों में है, तो प्रभाव ये खराब देते हैं और वैवाहिक जीवन तो खराब करते हैं या विवाह नहीं होता कई बार, और विवाह हो भी जाए तो संतान आदि में परेशानी उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद जो अगला सूत्र है वो नवमांश कुंडली से जुड़ा है। नवमांश कुंडली के लग्न में जो ग्रह बैठता है आपके विवाह की स्थिति को प्रमुखता से बताता है, क्योंकि नवमांश कुंडली विवाह के लिए देखी जाती है। अब आपने देखा कि नवमांश कुंडली के लग्न में गुरु है, ठीक है, ये आपको सात्विक बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, अच्छे कार्यों से जोड़ेगा। लेकिन नवमांश कुंडली के लग्न में गुरु हो तो ये वैवाहिक सुख नहीं लेने देता, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कोई न कोई शारीरिक कमजोरी पाई जाती है, जिसके चलते विवाह का पूर्ण सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाता। ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को संतान आदि न हो, लेकिन ये जरूरी है कि व्यक्ति को जो विवाह का सुख अच्छा मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। नवमांश के लग्न में अगर गुरु बैठा है तो आप देखेंगे कि नवमांश में लग्न में गुरु हो तो व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ शारीरिक कमजोरी को लेकर चलता है और उसके चलते वैवाहिक सुख उसे कम प्राप्त हो पाता है। ये बात आप मिला सकते हैं। इसके अलावा बुध भी कुछ ना कुछ ऐसा ही काम करता है। नवमांश में बुध लग्न में हो तो यह प्रभाव मिल सकता है, बुध केतु के साथ हो तो भी यह प्रभाव मिलता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ शारीरिक कमजोरी होती है और निश्चित बात मानिए विवाह में यह रुकावट क्रिएट करती है और व्यक्ति का विवाह कई बार नहीं भी होता और व्यक्ति करता है तो भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यह बात आप मिला सकते हैं इसमें। नवमांश में अगर बुध केतु लग्न में हो तो, बुध भी लग्न में हो या बुध उच्च राशि में हो तो भी यह प्रभाव मिल सकता है कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख कम मिले, कोई ना कोई शारीरिक कमजोरी में व्यक्ति में पाई जाए। तो यह आप देख सकते हैं। इसके अलावा लग्न कुंडली में मतलब नवमांश के ही लग्न में आप देखते हैं शुक्र केतु जैसे ग्रह है, शुक्र राहु जैसे ग्रह है, मंगल केतु जैसे ग्रह है, विशेषकर नवमांश के लग्न में केतु है तो यह भी विवाह के लिए कमजोर योग होता है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं किसी को भी कि विवाह नहीं होगा या बहुत ही परेशानी आएंगी, लेकिन यह बात तय है कि विशेष वैवाहिक सुख नहीं है और यह परेशानी क्रिएट जरूर करेगा। वो किसी भी रूप में करे लेकिन करता है। विशेषकर अधिकतर देखने को मिला कि लग्न से जुड़ा है, व्यक्ति स्वयं से जुड़ा है, मतलब तो स्वयं से जुड़ा है तो व्यक्ति को कुछ न कुछ शारीरिक कमजोरी कई बार पाई जाती है, जो यहां पर रोग का प्रमुख कारण बन जाती है या वैवाहिक सुख में कमी का कारण बन जाती है। ये आपको समझना चाहिए। अगर नवमांश के लग्न के स्वामी या सप्तम के स्वामी ये किसी प्रकार से नीच राशि में हो तो ये भी विवाह के लिए शुभ स्थिति नहीं है, या ये भी विवाह में रुकावट, विवाह नहीं होना या विवाह होने के बाद प्रॉब्लम आना, आपस में नहीं बनना, तलाक हो जाना, ये सब बातें आप देख सकते हैं। इसके चलते ये खराब प्रभाव भी मिल जाता है। तो जब भी लग्न के या सप्तम भाव, नवमांश कुंडली में लग्न के या सप्तम भाव के स्वामी नीच राशि में हो तो ये खराब प्रभाव वैवाहिक जीवन के लिए प्रदान करते हैं और व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान, चिंतित करने का यह काम कर देते हैं। तो ये कुछ जो 7 सूत्र मैंने आपको बताए हैं इन्हें कुंडली पर मिलाइए, किसी भी कुंडली पर लागू कीजिए, सटीक प्रभाव मिलेगा। अब उपाय के रूप में इन्हीं ग्रहों से जुड़े दान, जप, शांति वगैरह इनकी करवा लेनी चाहिए। इन्हीं से जुड़े जो देवी देवता हो उनकी पूजा कर लेनी चाहिए। इससे व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिल सकता है, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो व्यक्ति को परेशानी मिलती है और वैवाहिक जीवन से जुड़े जो सूत्र बताए हैं ये निश्चित बात मानिए व्यक्ति को परेशान करके रख देते हैं। और कई बार ये योग देखते हुए भी व्यक्ति विवाह के लिए बढ़ जाए तो फिर क्या होता है कि शुरुआत में उसे लगता है नहीं ठीक कर लिया जाएगा, कुछ ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कई बार बड़ी रहती है। इसे डॉक्टरी ट्रीटमेंट के साथ व्यक्ति को स्वयं से भी कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए इन ग्रहों के, जिससे अच्छा प्रभाव प्राप्त हो सके। बाकी शुक्र को बलवान करना चाहिए। शुक्र अगर शुभ स्थिति में है तो कम से कम ठीक प्रभाव मिल जाता है, कोई विशेष खराबी नहीं आती। जैसे बुध से जुड़े मैंने एक जानकारी दी थी, उसमें एक सूत्र ये भी आप जोड़ सकते हैं कि सप्तम भाव में बुध शनि हो या कुंडली के किसी भाव में भी बुध शनि बैठे हो तो ये भी व्यक्ति को नपुंसकता की ओर ले जाते हैं, विशेषकर पुरुष वर्ग में। अगर किसी महिला की कुंडली में है तो कई बार जीवन साथी के लिए योग लागू हो जाता है, या किसी महिला की कुंडली में सप्तम भाव में बुध शनि है तो ये बात जीवन साथी के लिए लागू होती है कि जीवन साथी में कुछ न कुछ शारीरिक कमजोरी मिलेगी। तो ये योग आप मिला सकते हैं किसी कुंडली पर, ये वैवाहिक जीवन में खराबी उत्पन्न करते हैं। इसके लिए शुक्र गुरु को बलवान करना आवश्यक है, सप्तमेश को बलवान करना आवश्यक है। इनके उपाय व्यक्ति को करने चाहिए जिससे अच्छा प्रभाव मिल सके। बाकी आज के सूत्र आपकी कुंडली में मिलते हैं, किसी कुंडली में मिलते हैं तो आप उन्हें अवगत अवश्य कराएं। बाकी आपने किसी कुंडली में इसका प्रभाव देखा हो तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं।
बाकी आज की वीडियो में इतना ही। निश्चित ये सूत्र सटीक साबित होंगे। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।